हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 197 और ये जीके जीएस से संबंधित होंगे। तो आज हम जीके जीएस के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और सारे प्रश्नों को हम विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, भारत में अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है ना? मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित? ऑप्शन में दे रखा है 8514.4 किलोमीटर, 7818.7 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, 8123.1 किलोमीटर। आपको बताना है कि भारत में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित कुल समुद्र तट की लंबाई कितनी है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और 3 फैक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 प्रश्न पूछते हैं, तीनों को आप याद रखिए। इसका तो आंसर हो गया 7516.6 किलोमीटर। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से उसे भी आप देख लीजिए। अगर प्रश्न में पूछेगा कि भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है तो 15,200 किलोमीटर। ये डेटा बहुत बार पूछता है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। आप पूछेगा कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर। कहेगा द्वीप सहित कुल तटीय लंबाई कितना है? 7516 किलोमीटर, जो भी पूछा गया है। यानी कि द्वीप जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित तटीय रेखा की लंबाई पूछेगा तो 7516.6 किलोमीटर। और सिर्फ मुख्य भूमि का तटीय पूछेगा तो 6100 किलोमीटर। अब भारत के कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। तो तीनों डेटा को याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। पहली बात ये हुआ कब था? डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला था और उधर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था वो पूछा गया था। उस सेना का नेतृत्व यानी कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव। कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। हुआ था कब? 23 जून 1757 और रॉबर्ट क्लाइव किए थे अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। और इधर बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। सबको आप याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रश्न में पूछा ही गया था कि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। और एक पूछता है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व किसने किया था, तो उसको भी याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। पहली बात ये हुआ कब था? 1764 में। और ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व किया था वो हेक्टर मुनरो किया था। कौन? हेक्टर मुनरो, याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव। और ये हुआ कब था? प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 और बक्सर का युद्ध 1764। डेट और उसका नेतृत्व किसने किया था सबको आपको याद रखना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए ऑप्शन में दिया माही, नर्मदा, ताप्ती। ये तीनों नदी अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, अरेबियन सी। याद रखिएगा, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये तीनों अरब सागर में गिरने वाली नदी है और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। एक ही नदी ऑप्शन में जो दिया गया गोदावरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये निकलती है कहाँ से? तो महाराष्ट्र के उद्गम स्थान भी पूछ लिए जाते हैं गोदावरी नदी के, याद रखिए, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। महाराष्ट्र के त्रयंबक, महाराष्ट्र के त्रयंबक श्रेणी से निकलती है गोदावरी नदी और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्रयंबक श्रेणी से निकलती है और ये बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो प्रश्न पूछा ही गया था कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। बाकी इसके अलावा माही, नर्मदा, ताप्ती ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध स्मारक जो है आराम बाग बाबर द्वारा बनवाया गया था। आराम बाग, हेडिंग देते हैं आराम बाग, बाबर के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1528 में बाबर के द्वारा बनवाया गया था।
और ये कहाँ पे बनवाया गया था, कहाँ पे स्थित है आराम बाग, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया है दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। बता दें आराम बाग को जो बनवाया गया था 1528 में बाबर के द्वारा, ये उत्तर प्रदेश में बनवाया गया था। दिल्ली नहीं होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा, बिहार नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है। बाबर जो कि मुगल वंश के संस्थापक थे, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार एवं निवेशकों की सुरक्षा करता है? जो स्टॉक मार्केट होते हैं, शेयर बाजार में जो निवेशक होते हैं उसकी सुरक्षा करता है, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान? ऑप्शन में दिया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक, उसके बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कौन शेयर बाजार के निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका तो हिंदी नाम है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेबी। सेबी आप लोग जानते होंगे, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के बारे में थोड़ा जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको हम देख लीजिए। पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं सेबी का। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। और उसका अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बूच इसकी पहली महिला अध्यक्ष है सेबी की, माधवीपुरी बूच। और हेडक्वार्टर मुंबई में। और 1993 के अधिनियम के तहत इसका स्थापना हुआ था। और फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। बाकी इसके अलावा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट। एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्थापना कब हुआ था? तो बता दें, स्थापना यहाँ से पूछे जाते हैं ईस्वी 1875 में हुआ था। उसके बाद रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 में, 1934 के एक्ट के द्वारा 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, तो इसका स्थापना हुआ था 1992 में। तो चारों को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे चारों संस्थान, है ना, आपके एग्जाम के लिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी? पल्लव की राजधानी बताना आपको। पल्लव की राजधानी ऑप्शन में दिया एहोल, पुहार, कांचीपुरम, रायचूर, दोआब। तो बता दें पल्लव की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। इसे कांची के नाम से भी जाना जाता है और ये तमिलनाडु में स्थित है। और ये मंदिरों, रेशमी साड़ी और समृद्ध संस्कृत विरासत के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है पल्लव। और उसकी राजधानी कांचीपुरम, और किस स्टेट में स्थित है? तमिलनाडु में है। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम, कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, भारत में सितार वादक के रूप में किसे जाना जाता है? सितार वादक पतंजलि, तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे। योग दर्शन कौन? पतंजलि। उसका बिस्मिल्लाह, ये शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान। और सितारा देवी ये कथक नृत्य से संबंधित थे, नृत्यांगना थी। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है और सितारा देवी कथक के ही नृत्यंगना है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध किससे? सितार से। सितार वादक थे कौन? पंडित रविशंकर। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। बाकी चारों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट से संबंधित है? तो आपको बताना है जो रीट जारी किया जाता है उच्च न्यायालय के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो रीट तो सर्वोच्च न्यायालय के भी द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न पूछेगा कि रीट जारी किया जाता है, ऑप्शन में देगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, दोनों के द्वारा। तो याद रखिएगा, रीट जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। और दोनों का आर्टिकल अलग अलग है, अनुच्छेद अलग अलग है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रीट जारी करता है। ऑप्शन में देखा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 226। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। और सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रीट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है।
सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है अनुच्छेद 32, और अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा था। उसके बाद अनुच्छेद 76 में है महान्यायवादी, अटर्नी जनरल, महान्यायवादी अटर्नी जनरल, अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 226 में क्या है बता दिए, उच्च न्यायालय का रीट है, हाई मतलब सुप्रीम कोर्ट का रीट है अनुच्छेद 32। और यहाँ पे एक अनुच्छेद बच गया, अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 में है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 में है। तो चारों अनुच्छेद को आप याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? ये भी प्रश्न पूछा गया था, कौन सी नदी है जो राजस्थान से निकलती है? ऑप्शन में दे रखा माही, नर्मदा, तापी जिसको ताप्ती बोलते हैं, बनास। चारों में से आपको बताना है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थान राजस्थान है, यानी राजस्थान से निकलती है। तो माही तो होगा नहीं, नर्मदा भी नहीं होगा, ताप्ती तो होगा नहीं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बनास। बनास नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? राजस्थान है, याद रखिएगा। माही नदी ये मध्य प्रदेश से निकलती है, नर्मदा ये भी मध्य प्रदेश से, और चंबल नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी, और ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। माही, नर्मदा, ताप्ती, तीनों नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश। बाकी जो बनास दिया था ये राजस्थान से निकलती है। नेक्स्ट है, 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प ने ... का आधार बनाया, है ना। किस पंचवर्षीय योजना का आधार बना था 1956 का जो औद्योगिक नीति था? देखिए, पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित था, दूसरी पंचवर्षीय योजना वो उद्योग पर आधारित था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही ना छत्तीसगढ़ में भिलाई, उसके बाद पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, राउरकेला उड़ीसा में मतलब औद्योगिक मतलब उद्योग का स्थापना किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के तहत? दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो याद रखिए, यहाँ पे जो आधार बनाया गया था औद्योगिक नीति का 1956 का, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना को आधार बनाया गया था, उसी के अंतर्गत वहाँ पे स्थापना किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब पहली पंचवर्षीय योजना पता ही आपको कृषि पर आधारित था, और किस मॉडल पर आधारित था ये पूछा जाता है, तो ये हेरोड डोमर मॉडल पर, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था पहली पंचवर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था दूसरी पंचवर्षीय योजना। अवधि याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, और ये तो मॉडल याद रखना ही आपको पहली और दूसरी का। नेक्स्ट है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? मानसरोवर पुस्तक के लेखक आपको बताना है। तो देखिए, मानसरोवर हो गया, ईदगाह हो गया, मानसरोवर बहुत फेमस पुस्तक है, याद रखिए। मानसरोवर, ईदगाह, उसके बाद गबन, गोदान, कर्मभूमि, ये सभी रचना किसके हैं? प्रेमचंद के हैं, मुंशी प्रेमचंद के हैं। याद रखिएगा, मानसरोवर, ईदगाह, गबन, गोदान, कर्मभूमि ये सभी प्रेमचंद की रचना है। तो गीता सागल होगा नहीं, यशपाल भी नहीं होगा, रामप्रसाद बिस्मिल भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, मानसरोवर जो पुस्तक है इसकी रचना किसने किए थे? प्रेमचंद। अब बाकी इसके अलावा जो उसका बहुत ही फेमस रचना है जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा मानसरोवर, ईदगाह, गबन, गोदान, कर्मभूमि। नेक्स्ट है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में ऑप्शन में दिया विक्रम साराभाई, वेंकट रमन राधाकृष्णन, होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे कहा जाता है, वो आपको बताना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखते कौन देता है इसका आंसर सही से। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।